14 अगस्त 1947 आधी रात का वक्त। ज़रा सोचें, एक नक्शा मेज़ पर है, एक कलम और एक लकीर खींची जा रही है। एक ऐसी लकीर जो गाँव, खेतों, दरियाओं, यहाँ तक कि लाखों लोगों के ख्वाबों को चीरती हुई गुजर गई। 15 मिलियन लोग बेघर हुए। आज़ादी का जश्न तो था, मगर साथ में तशद्दुद की एक आग भी भड़की। और आज तक ये सवाल है कि भाई ये ज़ख्म इतना गहरा क्यों है, ये आज तक भरा क्यों नहीं? जी, आज हम इसी सवाल का जवाब आप कह सकते हैं टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, खास तौर पर इस मवाद की रोशनी में जो हमारे सामने है, जिसे नामुकम्मल तकसीम का उन्वान दिया जा सकता है। हम देख रहे हैं 1947 की तकसीम हिंद के असल असबाब क्या थे और इसके असरात जो आज तक महसूस होते हैं वो क्यों हैं। ये जख्म आज भी ताज़ा क्यों लगता है? तो बात शुरू होती है बरतानवी राज से। उनकी वो तकसीम करो और हुकूमत करो वाली पॉलिसी, उसका बड़ा चर्चा है। मवाद में भी उसका जिक्र है कि कैसे उन्होंने मजहबी, लिसानी, ज़ात पात के फ़र्क को इस्तेमाल किया, उन्हें बढ़ावा दिया। बिल्कुल, और यहीं से आप कह सकें कि वो बुनियाद पड़ी जिस पर बाद में तकसीम की इमारत खड़ी हुई। दिलचस्प बात यह है, जैसा कि मवाद में भी इशारा है, कि मोहम्मद अली जिन्ना जो शुरू में, मेरा मतलब है पहले तो वो गांधी के साथ मुत्तहिदा हिंदुस्तान के हामी थे, लेकिन बाद में वो खदशात पैदा हुए उनके जहन में। अच्छा। कि हिंदू अक्सरियत वाले मुल्क में मुसलमानों के सियासी, मुआशी हुकूक शायद महफूज ना रहे। हाँ। तो इसी वजह से उन्होंने अलग वतन का मुतालबा शुरू किया, जिसे कांग्रेस ने कबूल नहीं किया। यानी ये तनाव बस बढ़ता ही चला गया। और अंग्रेज़ों ने क्या किया, मतलब उसे हल करने की बजाय? मवाद तो यही बताता है कि वो एक तरह से एक टाइम बॉम्ब सेट करके चले गए। उन्होंने इख्तिदार तो मुंतकिल कर दिया, ठीक है, लेकिन ये जो गहरे होते हुए शुकूक थे, जो तकसीम के अमली मसाइल थे, उनसे निमटने का कोई आपके मौसर मंसूबा नहीं था। यूँ लगता है कि बस जल्द अज जल्द यहाँ से निकलना चाहते थे, चाहे कीमत कुछ भी हो। और फिर वो लकीर खींचने वाला मरला, सिरिल रेडक्लिफ, कोई तजर्बा नहीं हिंदुस्तान का, और सिर्फ 40 दिन, ये कैसे मुमकिन हुआ? मवाद में इस जल्दबाजी के नताइज का कुछ जिक्र है? जी हाँ, बिल्कुल है। इसमें बताया गया है कि ये काम इतनी उजलत और कामिलमी से किया गया कि कई जगहों पर गांव बीच से कट गए। किसी का घर एक तरफ, खेत दूसरी तरफ। दरियाओं और नहरों की तकसीम उसने ज़राअत को बुरी तरह मुतासिर किया। तो ये सिर्फ नक्शे पर लकीर नहीं थी, नहीं, ये लाखों जिंदगियों को उलट पलट करने वाला फैसला था। 15 मिलियन लोग मुहाजिर बने और अंदाजन 10 लाख के करीब लोग फसाद में मारे गए। और यहीं से फिर वो अलग अलग कहानियाँ शुरू होती हैं, जिनका जिक्र हमारे मवाद में भी है। हिंदुस्तान में से अक्सर बरतानवी चाल या मुस्लिम लीग की जिद समझा जाता है। जी बिल्कुल, और यही मुतज़ाद यादें और बयानिए जो हैं वो तकसीम के ज़ख्म को ज़िंदा रखे हुए हैं। जब दोनों तरफ की नस्लें एक ही वाक़े को मुकम्मल मुख्तलिफ नज़र से देखती हैं, तो फिर ज़ाहिर है एतमाद बहाल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सिर्फ तारीख नहीं रही, अब ये शनाख्त बन गई है। सही। अच्छा, अब कश्मीर की बात करते हैं। वो भी तो इसी नामुकम्मल तकसीम का एक बड़ा हिस्सा है ना? मवाद में इस पर क्या तफसील है? तकसीम के वक्त कश्मीर की सूरत हाल खासी पेचीदा थी। आबादी ज़्यादातर मुसलमान, लेकिन हुक्मरान हिंदू महाराजा फैसला नहीं कर पा रहे थे। इसी दौरान पाकिस्तान की तरफ से कबायली लश्कर कश्मीर में दाखिल हुए और फिर महाराजा ने हिंदुस्तान से इल्हाक का फैसला कर लिया। और फिर जंग शुरू हो गई। जी बिल्कुल, आज़ादी के फौरन बाद ही दोनों नए मुल्कों के दरमियान पहली जंग। और ये मसला आज तक वहीं का वहीं है। क्या माखुज़ इसके मुसलसल तनाज़ा बने रहने की कोई वजह बताता है? नजरिए का शनाख्त की अलामत बन गया है। ये एक ऐसा आप कह लें मुस्तकिल मैदान जंग है, जहां 3 जंगें और हो चुकी और आज भी सरहदों पर शदीद फौजी तनाव है। ये ताल्लुकात मामूल पर लाने में सबसे बड़ी रुकावट है। और ये अदम एतमाद, ये सिर्फ कश्मीर तक तो नहीं रहा होगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मवाद के मुताबिक दोनों मुल्कों में निसाबी किताबों से लेकर मीडिया तक, सियासी बयानबाजी तक एक दूसरे के खिलाफ शुकूक व शुबहात को नस्ल दर नस्ल मुंतकिल किया गया है। फिर 1998 में एटमी धमाके हुए दोनों तरफ। हाँ। और 1999 में कारगिल की जंग। तो ये कशीदगी एक बहुत ही खतरनाक सतह पर पहुंच गई। लेकिन इसमें एक अजीब सी बात भी है।
جیسے ہمارے کھانے، میوزک، زبان، قدریں، بہت کچھ ملتا جلتا ہے۔ ماخذ میں بھی اس تضاد کا ذکر ہے نا؟ جی ہاں، یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ ایک طرف تو یہ گہری ثقافتی جڑیں ہیں جو ہمیں جوڑتی ہیں، دوسری طرف شدید سیاسی اور فوجی دشمنی۔ ماواد یہ بھی کہتا ہے کہ شاید یہ تنازع کچھ مخصوص حلقوں کے مفاد میں بھی ہے، دونوں طرف کی اسٹیبلشمنٹ، کچھ سیاسی گروہ کی یہ کشیدگی رہے۔ لیکن عام آدمی، ماخذ میں ایک مثال دی گئی ہے سرحد کے قریب رہنے والے کسان کی۔ وہ کہتا ہے مجھے جنگ نہیں چاہیے، مجھے تو بس اچھی بارش چاہیے، چاول کی فصل چاہیے اور اپنے خاندان کے لیے سکون۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ تقسیم کا زخم واقعی کبھی بھرا نہیں۔ یہ وقت کے ساتھ مندمل ہونے کے بجائے شاید دونوں قوموں کی نفسیات کا، ان کی شناخت کا حصہ بن گیا ہے۔ یہ ماضی نہیں، یہ حال ہے۔ اور یہیں پر وہ سوچنے کا مقام آتا ہے جس کا اشارہ مواد کے آخر میں بھی ہے۔ کیا کوئی مختلف کہانی ممکن ہے؟ کیا کوئی دوسرا بیانیہ بن سکتا ہے؟ کیا یہ جو مشترکہ ثقافت ہے، مشترکہ انسانیت ہے، یہ ان تقسیم کرنے والے بیانیوں پر غالب آ سکتی ہے جو 1947 سے چلے آ رہے ہیں؟ کیونکہ جیسا کہ کہا گیا ہے، سرحدیں تو زمین کو بانٹتی ہیں، لیکن کہانیاں دلوں اور روحوں کو تقسیم کر دیتی ہیں۔